नमस्कारों। आज हम प्रारंभ करेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय भाग 4। इसमें हमने लास्ट में बात की थी कि वेलेज़ली आए थे और उनके बारे में हम यहाँ आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो, जब जनरल वेलेज़ली आए बंगाल के, ये गवर्नर जनरल बन के, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है उसको सर्वोपरि इन्हें बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने एक संधि योजना लागू की जिसका नाम था सहायक संधि योजना लागू की। ठीक है, और उसमें कुछ शर्तें होती थी जिनको इन्हें मानना पड़ता था। जैसे देखो नीचे यहाँ दिया गया है, पहली शर्त दी गई है सहायक संधि में, इसे जिसमें देखो दिया गया है कि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी और वह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमण की रक्षा करेगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये शर्त रखी गई कि हमारी संधि आपको लागू होगी और आप राजा के दरबार में जो सेना रहेगी वो राजा की सेना नहीं रहेगी, बल्कि कौन रहेगी? अंग्रेज अपनी सेना को वहाँ पर रखेंगे और उन सैनिकों का जो खर्च होगा वो कौन उठाएगा? वहाँ का राजा उठाएगा। दूसरा, एक और इसी योजना के तहत एक और शर्त रखी गई कि इसके बदले से योजना स्वीकार करने वाले राज्य को सैन्य खर्च और उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेज को देने पड़ेंगे। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई कि सेना का खर्चा उठाना पड़ेगा और उन्हें या तो वो क्षेत्र देने पड़ेंगे जिनसे उनकी आय उतनी निकल पाए, वो एरिया आप दे सकते हैं, तो राजा के पास ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखो दिया गया है तीसरा पॉइंट कि कंपनी के अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेंगे। इस योजना के तहत ये भी कहा गया कि कोई राजा अपने अनुसार अगर किसी से युद्ध करना चाहता है या किसी दूसरे राज्य के राजा से मित्रता करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। उसे क्या करना पड़ेगा? कंपनी से अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ या मैं उस राजा से मित्रता करना चाहता हूँ। तो एक ये भी पॉइंट था कि अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट देखो दिया गया है, राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने एक और चाल खेली कि राजा की हर एक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे? अपने एक किसी अधिकारी को राजा के दरबार में क्या करेंगे? एक अपॉइंट करेंगे और वहाँ पर वो क्या करेगा? वहाँ पर रहेगा और राजा की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। तो एक अंग्रेज प्रतिनिधि भी रखा जाएगा राज्य में। फिर देखो लास्ट इसमें दिया गया है कि अन्य विदेशियों को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। यानी अंग्रेजों ने एक और चाल यहाँ पर खेली और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के सिवा और किसी भी बाह्य दूसरी और यूरोपीय कंपनियों के किसी भी अधिकारी को आप अपने राज्य में नहीं रखेंगे। यहाँ पर केवल और केवल कौन रहेंगे? अंग्रेज प्रतिनिधि ही रहेगा, किसी अन्य को आप नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। अब इस योजना को जो स्वीकार करने वाले राज्य थे उनके यहाँ पर नाम दिए गए, जिसमें निज़ाम ने इसको शामिल मतलब अपनाया। मैसूर को ज़बरदस्ती युद्ध के हराने के बाद उसको इसमें शामिल किया गया। अवध, इसने भी इस चीज़ को मान लिया। गायकवाड़ हैं, सिंधिया हैं, भोसले, होलकर, ये सब महाराष्ट्र के राजा हुआ करते थे। इन सब ने भी क्या किया? सहायक संधि योजना को मान लिया। तो ये कुछ शर्तें थीं और ये बोर्ड में एग्ज़ाम के बेस से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इन सारी शर्तों को क्या करना है? याद कर लेना है कि सहायक संधि योजना किसने लागू की और उसमें क्या क्या शर्तें थीं, तो वो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, सहायक संधि योजना जो थी ना मानने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया? निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर आक्रमण किया था, जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैसूर को कब्जे में कर लिया गया। टीपू सुल्तान संधि उसको लास्ट में स्वीकार करनी पड़ी थी। चौथे मैसूर युद्ध हुआ, अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई बाद में, चौथा मैसूर युद्ध जब हुआ। और वेलेज़ली के बाद में एक और महत्वपूर्ण मतलब उस समय गवर्नर जनरल आए बंगाल में, जिनका नाम था हेस्टिंग के मार्की। ठीक है, इनके समय काल में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई उसमें देखो यहाँ दिया गया है कि नेपाल के साथ युद्ध किया इन्होंने और गोरखा जो थे उनको सेना में इन्होंने शामिल कर लिया। यानी नेपाल को हराया और कहा कि आपकी सैनिक जो हैं वो अब हमारे साथ लड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ों पर लड़ने में गोरखा बहुत ही ज़्यादा क्या थे? आपके अनुभवी थे। उनको बहुत अच्छा युद्ध कौशल था उनका पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई के लिए। फिर पिंडारी आप लोगों ने सुने होंगे, तो पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें मतलब अंकुश लगाया गया, उन पर रोक लगाई गई। फिर तीसरा मराठा युद्ध भी इनके कार्यकाल में ही हुआ और यहाँ से क्या हुआ? भारत में जो है कंपनी की सर्वोपरिता
स्थापित हो गई आपकी, कि वो सर्वश्रेष्ठ हो गए थे यहाँ पर। अन्य कोई भी विदेशी व्यापारिक कंपनी अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी से आगे नहीं थी उस समय। इसके बाद में एक और यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आए जिनका नाम था विलियम बेंटिक। इनके बारे में कहा जाता है कि जितने भी पहले गवर्नर जनरल रहे उनमें ये काफ़ी उदार गवर्नर जनरल थे, मतलब कि ये ज़्यादा नियम कानून बहुत सख्ती से पालन नहीं करवाते थे, काफ़ी उदार व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद में देखो लॉर्ड डलहौजी आए और डलहौजी ने भारत में बहुत सारी नीतियों को अपनाकर क्या किया, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। डलहौजी के टाइम पर बहुत सारे सुधार भी हुए। केवल ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इस समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों पर, बहुत सारे राज्यों पर इन्होंने कब्जा तो किया, पर इसके साथ में भारत में कुछ सुधार भी किए। देखो ये गवर्नर जनरल बन के कब आए, 1848 में, ठीक है। ये क्या थे, उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाले थे। उग्र साम्राज्यवादी का मतलब होता है अपने साम्राज्य को फैलाना। मान लीजिए कि मैं बंगाल में कोलकाता से राज्य कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं उड़ीसा का क्षेत्र भी मेरे अंदर आ जाए, पश्चिम बंगाल जो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड आज के समय में जो है, ये सब एरिया मेरे अंतर्गत आ जाए, मतलब अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे ये, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या थे, आपके साम्राज्यवादी मानसिकता के व्यक्ति थे। इन्होंने कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए इन्होंने कई सारी नीतियों को लागू किया, जिसमें जीत, जब्ती, हड़प नीति ये कुछ दिए गए हैं कि किसी को जीत के इन्होंने अपने उसमें कब्जे में कर लिया, किसी को जब्त कर लिया, ठीक है, हड़प कर गए। तो यहाँ पर देखो दिया गया है डलहौजी की हड़प नीति के तहत, देखो इसमें कैसे कैसे इन्होंने, पहला देखो दिया गया है युद्ध के द्वारा हड़पा, ठीक है, यानी युद्ध किया किस पर, पंजाब पर और पेगू, दक्षिणी बर्मा जो है, बर्मा आज के समय में जो आपका म्यांमार है, वहाँ पर पेगू जगह है, वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया, वहाँ पर युद्ध किया और इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प, यानी कोई राजा मर गया, ठीक है, अगर उसका पुत्र नहीं था, ठीक है, पुत्र नहीं था, तो उस राज्य को भी अंग्रेज़ों ने अपने अंतर्गत शामिल कर लिया, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई याद होंगी। उन्होंने युद्ध लड़ा था क्योंकि उनका दत्तक पुत्र था, उनका अपना कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी। तो वो इसी हड़प नीति के तहत ही क्या हुआ था, उनके युद्ध हुआ था। निसंतान राजा की, अगर किसी राजा की बिना संतान, वो भी पुत्र संतान के बिना अगर मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुत्र नहीं होता है, तो उन राज्यों को अंग्रेज़ों ने इस नीति के तहत क्या किया, शामिल कर लिया। तो इसमें देखो कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, जिसमें सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, फिर उदयपुर मध्य प्रदेश में है, ये है झांसी है, बघात है, नागपुर है। ये सभी वो राजा थे जिनका कोई पुत्र नहीं था। फिर आगे देखिए, प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने, यानी अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि आप अपने राज्य में अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, आपकी नीतियां ऐसी हैं जो मतलब क्या है, आपका राज्य के लिए ठीक नहीं है, आप प्रॉपर इन चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें यानी प्रशासनिक पूरी तरीके से आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इसके तहत अवध को इन्होंने शामिल कर लिया। फिर कर्ज वसूली के बहाने हड़प, यानी बहुत सारा अंग्रेज़ों ने कर्ज दिया किसी राजा को, और वो राजा अगर नहीं चुका पाया तो उस राजा के राज्य को ये लोग अपने में शामिल कर लेते थे। तो ऐसे में निजाम का वराड़ प्रांत जो था उसको भी इन्होंने हड़प लिया था। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका वराड़ प्रांत पर कब्जा था, उसको इन्होंने इसी के तहत हड़प लिया कि वो उनका कर्ज नहीं चुका पाए। कौन? निज़ाम नहीं चुका पाए अंग्रेज़ों का कर्ज। फिर देखो दिया गया है, नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प, यानी केवल आप इतने शक्तिशाली हैं नहीं, आप अपने राज्य की रक्षा कर नहीं सकते हैं, तो आप नाम मात्र की केवल सत्ता चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस चीज़ के तहत भी अंग्रेज़ों ने क्या किया, डलहौजी ने कर्नाटक और तांजौर इनको अपने अंदर क्या कर लिया, शामिल कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अब इनके द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए गए। इसमें देखो दिया गया है, डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ ही क्या था, सुधारवादी भी था। तो डलहौजी के टाइम पर क्या हुआ, प्रथम रेलवे मुंबई से थाने के बीच में 1853 में प्रारंभ की गई। फिर भारत और इंग्लैंड के तार व्यवहार प्रारंभ हुआ, दोनों देशों के बीच में तार व्यवहार, जिससे बात कर सकते थे, पत्र के द्वारा भी हो सकती थी, तो और फ़ोन पर भी हो सकती। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रारंभ की गई। फिर PWD जिसको कहा है सार्वजनिक पब्लिक, PWD हो गया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है आपका, ठीक है। तो
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की भी स्थापना हुई इनके समय में। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था भी इन्हीं के समय में मैकाले के द्वारा प्रारंभ की गई। फिर विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंधक कानून उसके समय में ही पारित किया गया, यानी इन पर विधवा पुनर्विवाह के लिए भी नियम कानून बनाया गया और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भी कानून इन्हीं के समय में बना था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू होकर 100 वर्षों के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में बहुत वृद्धि हुई और भारत के अधिकतर जो क्षेत्र थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुके थे, जिन पर प्रशासनिक तौर पर क्या अधिकार कर लिया था किसने? अंग्रेज़ों ने। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से और आगे की चीज़ें घटित होती हैं, जिसमें हम कंपनी का आर्थिक प्रभाव देखेंगे, सामाजिक प्रभाव देखेंगे कि किस प्रकार हुआ।